हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे वंशागति के सिद्धांत के बारे में, है ना। और वहां पर हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ही, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन चैप्टर का ही आगे का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपने खोज को किया। खोज को करने के बाद काफी समय बाद 1900 में जाकर के इसके प्रयोगों को मान्यता मिली, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे पास बेहतर विकल्प नहीं थे। मेंडल ने जिस फैक्टर की चर्चा की थी उस फैक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं था, यंत्र नहीं था। हम लोग क्रोमोसोम तक पहुंच नहीं पाए थे, जीन तक पहुंच नहीं पाए थे। 1902 में जाकर के इलेक्ट्रॉन बेहतर तरीके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आया, है ना। तो बेहतर तरीके से हम लोग इस टॉपिक को समझ पाए और मेंडल के प्रयोगों को सत्यापित कर पाए, है ना। 1902 में ऐसा हुआ था और हम लोगों ने 1902 में क्या किया, तो अर्धसूत्री विभाजन, क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन का पूरा प्रयोग किया। और अर्धसूत्री विभाजन जब हम लोगों ने किया तो हमें सारे मैटर समझ में आया कि मेंडल जो कह रहे थे, फैक्टर की चर्चा कर रहे थे, वो सारा तथ्य जो था वो क्या था, बिल्कुल सही था, है ना। तो क्रोमोसोम के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर देने का काम किसने किया था? वाल्टर सटेन और थियोडोर बॉवेरी, है ना। इन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार जो है वो कैसा होता है, जीन की तरह ही होता है। जिस फैक्टर को मेंडल ने चर्चा किया था वो जीन था और उसका व्यवहार किसकी तरह होता है, तो गुणसूत्र की तरह ही इसका व्यवहार होता है। और इसको मेंडल के इस बात को अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा समझाया गया कि जैसे कि देखें यहाँ पर क्रोमोसोम है ना। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? क्रोमोसोम दिखाया गया है। दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम को लिया गया है ना। जीवन फेज हम लोग मियोसिस पढ़ चुके हैं। मियोसिस के आधार पर पिछले क्लास में पढ़े, 11th में पढ़े। तो मियोसिस के आधार पर आप देख रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर यहाँ है और ये पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जीवन फेज में देख रहे हैं, है ना। G2 फेज में सिंथेसाइज करके हर कोई क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है। और डबल होने के बाद एनाफेज फर्स्ट में जाकर के ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो एनाफेज फर्स्ट में ये डबल हुआ, सिंगल हमारा क्रोमोसोम था, यहाँ जाकर के क्या हुआ, ये डबल बना लिया, ये भी डबल बना लिया। और एनाफेज 2 मियोसिस सेकंड में जाकर के ये डिवाइड हो गया, यानी कि एक क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, है ना। यानी कि हम जानते हैं कि 1 सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं मियोसिस के दौरान। तो यहाँ पर जर्म सेल आप देखें, है ना। तो जर्म सेल में जिस तरह का पैटर्न का क्रोमोसोम हमारा था, 4 डॉटर सेल की हमें प्राप्ति हुई और 4 डॉटर क्रोमोसोम का हमारा फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो वाल्टर सटेन और थियोडोर बॉवेरी ने ये मियोसिस के आधार पर एक परिकल्पना बताई और सत्यापित किया गया इसको कि जीन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जीन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम और जीन के बीच में समानता दिखाने का प्रयास किया गया कि दोनों में क्या क्या समानता है। तो जीन भी पेयर में, क्रोमोसोम भी पेयर में। युग्मक निर्माण के समय गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो ये जीन जो होते हैं पेयर में वो सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमोसोम भी ये गैमेट फॉर्मेशन के समय आप देखें, है ना, कि ये सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद एक गैमेट में जीन के जोड़े में से केवल एक रहता है। जब जीन का, हम जानते हैं कि जीन हमेशा किससे प्रेजेंट होता है, पेयर में, एलील के फॉर्म में। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जीन भी सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके पेयर्स जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से, एक के कैरेक्टर का दूसरे के कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, विसंयोजित होते हैं। दोनों में ये खासियत होती है।
अब कहा गया कि वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो पेरेंट से के कैरेक्टर को तो रखते ही, लेकिन कुछ नए कैरेक्टर को भी रखते हैं, है ना। तो नए कैरेक्टर के आधार पर क्या दिखाया गया कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है जब क्रोमोजोम सेग्रीगेट होंगे, है ना। तो क्रोमोजोम जब सेग्रीगेट होंगे या जीन जब सेग्रीगेट होंगे तो कैसे कैसे कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी बनती है। पहला तो हो गया कि हम लोग कलर चेंज के द्वारा यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है, अलग अलग कलर लिया गया है। तो यहाँ पर देखें इस क्रोमोजोम को और इसका होमोलोगस, है ना, इसको देखें, है ना, इसमें इस तरह का है। एनाफेज में क्या हुआ, एनाफेज फर्स्ट हुआ, डिवीजन का काम स्टार्ट हुआ। डिवीजन का काम स्टार्ट होने के बाद ये ब्लैक वाला इसके साथ था, तो अब देखें कि ये वाला के साथ इसके साथ कौन है, ये ब्लैक वाला है, ठीक है, कलर से ही पहचाने। अब देखें कि यहाँ पर जो जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो इसके साथ ये ब्लैक वाला आ गया, है ना। यहाँ पॉसिबिलिटी कुछ और दिखा रही है और यहाँ जाकर के क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यह बताता है कि हमारा कैरेक्टर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, कैरेक्टर का एक्सचेंज हुआ। इस कैरेक्टर के साथ जो कैरेक्टर था वो यहाँ आकर के क्या हो गया, बदल गया, है ना। यहाँ पर देखे इसके साथ ये वाला आ गया, अब यहाँ पर जो है इसके साथ ये वाला आ गया, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें, इस तरह से एनाफेज सेकेंड। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है कि इसके साथ दिखाया गया है इसी तरह के कैरेक्टर को, है ना। यहाँ पर देखें तो इसके साथ जो कैरेक्टर है ये वाला है। अब यहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ तो सेम कैरेक्टर रह गया, मतलब एक दूसरे से कंबाइंड करने के अलावा वो ऐसे भी हो सकते हैं कि सेम कैरेक्टर को अगले जनरेशन में ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो ये क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात थी, जिसमें बताया गया कि क्रोमोजोम का मेन पॉइंट, है ना, और फिर क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होने के बाद किस तरह से इंटरचेंज करके एक दूसरे से मिलकर के एक नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्रोमोजोम के विसंयोजन के ज्ञान को, है ना, क्रोमोजोम जो अलग हो रहा है, जब हम लोगों ने मियोसिस का स्टडी किया तो मियोसिस के स्टडी के आधार पर हम लोगों ने इस मियोसिस के स्टडी को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि मेंडल के समय ये वाला हमारा मियोसिस तो था नहीं, तो मियोसिस के ज्ञान को इसके साथ जोड़ करके ही हम लोगों ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फॉर्मेशन किया, है ना। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोम की वंशागति का सिद्धांत, है ना, हम लोगों ने दिया। क्रोमोजोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा थ्योरी दिया गया, थ्योरी साइंस है, बिना प्रूफ के तो कोई मान नहीं सकता है, तो इसके लिए प्रूफ देने का काम थॉमस हंट मॉर्गन, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन और उनके कुछ कंपेनियन जो थे, सहयोगी थे, उनके साथ मिलकर के इन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर प्रयोग किया। यह जो है फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट लाइफ स्पान को रखता है, इसको आसानी से हम लोग लैब में कल्चर कर सकते हैं। इस वजह से इस पर प्रयोग करने में आसानी हुई, रिजल्ट के लिए ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि समय इसका जीवन अवधि जो है काफी छोटी है। और हम लोगों ने, ये थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, तो वंशागति के इस सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ किया। उन्होंने उसके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के रेड आई, ब्राउन आई, व्हाइट आई के आधार पर प्रयोग किया और देखा कि रेड आई वाले को क्रॉस करा दिया जाता है व्हाइट आई वाले से, ब्लैक आई वाले से, तो क्या रिजल्ट आता है। मतलब कहने का मतलब ये था कि डिफरेंट कैरेक्टर को मिला करके देखा तो दो मिक्स कैरेक्टर बन गए, है ना, या कभी कभी क्या हुआ कि सेम कैरेक्टर ही अगले जनरेशन में स्थानांतरित हो गए। तो इस तरह से हमारा वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत का सत्यापन हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं, है ना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, है ना, और इसे सब्सक्राइब करें, जिसके वजह से बेल आइकॉन बटन को दबाएं, जिससे आपको लगातार इस चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते जाए। और चैनल पर अगर किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। आपको किसी टॉपिक में समस्या है तो आप यहाँ पर कमेंट करके हमें बोले, हम उस तरह के टॉपिक पर भी अपना वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।